Hello friends, this is Prince Tyagi, Company Secretary, Tax Professional and Corporate Advisor. Dear friends, in this video, we are going to discuss about the organization models available in India in which you can get your registration, your business registration and start your business. यानी इंडिया में काम करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो. Dear friends, there are 5 types of organization models. One is sole proprietorship firm. Second is partnership firm. Then LLP. Fourth is private limited company. And fifth is public limited company. यानी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन पांचों में से किसी में भी रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो. तो आज इस वीडियो में we will discuss only for sole proprietorship firms. यानी sole proprietorship firm में बिजनेस करने के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं. एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्यों शुरू करना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं. Why should one start his business in sole proprietorship firm? First one is single ownership. जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो ओनरशिप होती है वो एक ही इंसान के हाथ में होती है. If you don't want to dilute your ownership and wants to control it by your own, then this is the best option to start with. यानी अगर आपको अपनी ओनरशिप किसी के साथ शेयर नहीं करनी, आपको ओनरशिप अपने आप पास ही रखनी है 100%, तो this is the best option कि आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना काम शुरू कीजिए. Second is very less legal formalities. यानी अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना है, there are very less legal formalities and you no need to prepare or file any document with any authority. तो इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए आप इसको शुरू कर सकते हैं. Third one is secrecy of business plans and strategy. As this is the single owner model, so it is obvious that your all business strategy is secure and not leaked until or unless you don't want to do it with anyone. यानी आप अकेले ओनर हैं, आपको क्या बिजनेस प्लान्स हैं, आपके क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है फ्यूचर एक्सपेंशन को लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने बिजनेस प्लान्स को लेके, तो वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते या जब तक आप नहीं चाहते तब तक आप वो कहीं भी लीक नहीं होती. तो इसलिए आपके बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रेटजी जो होती है इस वाले मॉडल में वो सिक्योर होती है. Of doing business, as we have already discussed that no much legal formalities are required, no much documents are required, therefore it is very easy to start a sole proprietorship firm. Ease of formation hota hai. Next is quick decision making. Since you are the single owner, again therefore quick decision can be taken without wasting your time, efforts, avoiding any clash or confusion. Means अगर आप एक से ज्यादा यानी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड या किसी में भी अपार्ट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपको अपने पार्टनर्स के इनपुट भी लेने पड़ेंगे, फिर उसमें डिस्कशन होगा, कुछ क्लैशेस भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में ऐसा नहीं है. यू आर द सिंगल ओनर, यू आर द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होती है. यूनिफॉर्म जीएसटी कॉम्प्लायंसेस. जीएसटी कॉम्प्लायंसेस को लेके यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है. जीएसटी कॉम्प्लायंसेस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में ऑल टुगेदर सिमिलर होते हैं. तो ये हमारे कुछ मेरिट्स थे जिसके बेस पे अगर आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं. आइए अब हम कुछ इसके डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करते हैं, सो दैट यू मे बी अवेयर अबाउट कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को चलाने में क्या-क्या डिसएडवांटेजेस आपको फेस हो सकते हैं. No separate legal entity or no registration. देखिए, according to me, there are not any registration process for sole proprietorship firm. In fact, no registration is granted for this firm. यानी आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में. कुछ लोग कहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कहती है इफ यू आर अर्निंग एनी इनकम देन यू हैव टू पे टैक्स. तो टैक्स पे करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए. सेम चीज गवर्नमेंट कहती है इफ यू आर सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज, तो उसके लिए आपको गुड्स और सर्विस टैक्स देना है, उसके लिए आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं
यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट ऑफ टीडीएस विद द गवर्नमेंट, उसके लिए आपके पास 10 नंबर होना चाहिए। यानी ये पैन, जीएसटी और जो 10 रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी जो लाइबिलिटी होती है, जो आपकी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज होती हैं उसको पे करने के लिए होती है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। लाइबिलिटी जो इसमें होती है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है। फॉर एन एग्जांपल, you have started your business in sole proprietorship concern and you have obtained a loan of rupees 10 lakh from bank. Now you want to expand your business, you have obtained that amount, you have invested that 10 lakh rupees in business. Future is uncertain, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इन केस ऑफ एनी लॉस तो बैंक आपसे सबसे पहले जो आपकी बिजनेस असेट्स होती हैं उसमें से अपने अमाउंट की रिकवरी करता है, अपने लोन अमाउंट की रिकवरी करता है। अगर वो लोन अमाउंट तब भी पूरा रिकवर नहीं होता तो आपकी जो पर्सनल असेट्स है बैंक उसको भी अटैच कर सकता है। यहाँ पे आपकी जो ओनर की लायबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड। ये भी एक डिसएडवांटेज है। No name reserved or secured. Since no separate legal entity is created, therefore no name or other rights are secured in this form. You may lose your name until or unless you get it registered by way of trademark or any other registration. यानी आपने एक बिजनेस शुरू किया सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, ABC एंड कंपनी बना दी, आपने उसमें 10 साल काम किया, यू हैव इन्वेस्टेड योर फंड्स, एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, एक अच्छी गुडविल आपने मार्केट में बना, तो कोई दूसरा पर्सन आपका वो अपोनेंट भी हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, सेम नाम से कंपनी या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल रजिस्टर करा सकता है। विद इन स्टेट में तो सेम नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है और दूसरी स्टेट में तो ले ही सकता है। यानी यहाँ पे आप जिस नाम पे आप अपना बिजनेस शुरू किया है, आपने जिस पे अपने एफर्ट्स किए हैं वो नाम ही सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। नो ट्रांसपेरेंसी। Let's suppose if you want to expand your business or you want to attract some business associates, उसके लिए आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाने होते हैं, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट, अपना टर्नओवर कि मैंने इतना बिजनेस किया है इसलिए आप मेरे पास आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें। इन्वेस्टर्स के पास या आपके साथ जो भी बिजनेस करना चाहता है उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिर्फ सिवाय इसके कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसी के ऊपर उसको रिलाई करना होगा। he has to relied upon that document only which you have provided to them, otherwise उनको वेरिफिकेशन का उसके पास कोई भी जरिया है, कोई भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेस में प्रोप्राइटरशिप जो ओनर होते हैं वो गलत बैलेंस शीट, क्योंकि ऑडिट नहीं होता, लेट्स सपोज आप टैक्स ऑडिट के लिमिट्स में नहीं आते, उसके दायरे में नहीं हो, तो उसके नीचे तो आपका ऑडिट भी नहीं होता। कोई प्रोफेशनल सीए भी आपका कोई भी आपका प्रोफेशनल है वो भी आपको ऑडिट नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं है। तो आपने जो बैलेंस शीट साइन की है आपको वो अपने इन्वेस्टर को देनी है, आपका इन्वेस्टर उसी पे रिलाई करेगा, आपका बिजनेस एसोसिएट जिससे आप काम ले रहे हो उसको भी उसी पे रिलाई करना पड़ेगा। उसके पास कोई ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन नहीं है कि इन सारी चीजों को जो आपने प्रोड्यूस किए उसको वेरीफाई कर सके। नेक्स्ट इज नो सेपरेट आईटीआर इज फाइल्ड। सिंस नो separate PAN card is issued, no separate legal entity is formed, therefore no separate ITR is filed. Owner has to file his own business ITR with his PAN details only. यानी इसकी कोई सेपरेट ITR नहीं जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं बनती तो सेपरेट पैन कार्ड नहीं आता, पैन कार्ड नहीं आता तो ITR भी नहीं जाती, आपके ओनर की ही ITR जाएगी। उसी के पैन कार्ड पे टैक्स अगर कोई लायबिलिटी बनती है उसी के पैन कार्ड पे आपको डिपॉजिट करानी है, पे करनी है। अगर कोई रिफंड आता है तो उसी के पैन कार्ड के अगेंस्ट में आप ओनर के ही बैंक में रिफंड आएगा। सोल रिस्क बेयरिंग एंटिटी। देखिए अगेन दिस इज द सिंगल ओनर एंटिटी। व्हेन ओनरशिप राइट्स आर विद सिंगल पर्सन सो ओनली ही हैज टू बेयर द रिस्क। जैसे जैसे आपके पास राइट्स आते हैं आपकी लायबिलिटीज भी साथ में आती है। जिसके पास राइट्स होते हैं कहते हैं कि उसको लायबिलिटीज भी उसी की होती है। इसलिए जब राइट्स आपके एक सिंगल ओनर के हाथ में है तो यू कैन नॉट पास ऑन द रिस्क टू एनी अदर। तो इसमें जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो अकेले ही ओनर को बेयर करनी है, इसलिए इसको सोल रिस्क बेयरिंग एंटिटी भी कहा गया है। वेदर इट इज इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस चार्जेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, दिस थिंग्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टर्नओवर, नंबर ऑफ इनवॉइसेस
इनवॉइसेस, आपका सैलरी क्या जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग विद दिस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, आपके इनवॉइसेस कितने बनते हैं, अकाउंटिंग फॉर्म्स क्या है, क्या रेंट जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पे आपका मेंटेनेंस चार्जेस यानी प्रोफेशनल चार्जेस को डिसाइड किया जाएगा. Therefore, I cannot comment on this because it varies basically case to case. Still, maintenance charges के बारे में अगर थोड़ा बहुत मैं कहूँ तो let's suppose in any other organization form अगर ये 100 रुपए है तो यहाँ definitely 50, 60, 70 होगा. Thank you all. Thank you for watching this video. If you do have any query in this aspect, then you may reach at csprincetyagi@gmail.com or you may contact me at 9811994361. This is all about sole proprietorship firm. यानी अगर आपको sole proprietorship firm बनानी है तो क्या-क्या मेरिट्स हैं, क्या-क्या डिमेरिट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखते हुए इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं. इसके बाद I'll prepare वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स. आपको मैं चाहूंगा कि आप उन चारों मॉडल्स के बारे में भी आप वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद यू मे इट वुड बी इजी फॉर यू टू डिसाइड कि कौन सा बिजनेस ऑप्शन आपको ऑप्ट करना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.